हाँ, तो आज हम लोग जो है कुछ और क्वेश्चन करेंगे। मोशन चैप्टर से ही रिलेटेड है और ऑब्जेक्टिव ही है। ठीक, तो डायरेक्ट एमसीक्यू से पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहले बोलेंगे, पहले आंसर तुम लोग को बताना है और उसके बाद फिर हम बताएंगे आंसर क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मोशन इज पीरियोडिक। पहला है मोशन ऑफ अ कार टेकिंग अ टर्न अराउंड अ कर्व्ड रोड। एक कार है, एक टर्न ले रहा है कोई रोड पर। उसके बाद सेकंड जो है वो है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, अर्थ जो रिवॉल्व करता है सन के चारों तरफ वो। तीसरा ऑप्शन है बोथ 1 and 2, पहला और दूसरा दोनों सही, और चौथा दोनों में से कोई भी नहीं। तो इनमें से पीरियोडिक मोशन कौन है बताओ, कौन सा? 2। तुम क्या बोले? थर्ड नहीं होगा, इसका सेकंड होगा। पहला जो है कोई कार जो है वो अगर रोड पे मूव कर रहा है तो पीरियोडिक मोशन नहीं ना होगा। पीरियोडिक कहने का मतलब कि जो अपने मोशन को लगातार कुछ निश्चित समय के बाद रिपीट करे, तो इसमें रिपीट होगा ऐसा जरूरी तो है नहीं, लेकिन अर्थ का जो रिवॉल्यूशन है सन के चारों तरफ वो रिपीट होता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट, इसके बाद है सेकंड नंबर, मोशन दैट अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ रिपीटेड पैटर्न ओवर इक्वल पीरियड्स ऑफ टाइम। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट का मोशन एक निश्चित समय के बाद अपना पैटर्न को रिपीट करे तो उसको कौन सा मोशन बोलेंगे? रेक्टिलिनियर, रोलिंग, पीरियोडिक या नन ऑफ दिस? पीरियोडिक। ये अभी पहला क्वेश्चन ही इसी तरह का था, तो इसका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। उसके बाद आते हैं ट्रू फॉल्स पर। ट्रू फॉल्स में तीसरा क्वेश्चन नंबर जो है, अ लिफ्ट ऑपरेटर हु इज ऑपरेटिंग द लिफ्ट फॉर द पीपल इन शॉपिंग मॉल इज एट रेस्ट इन द लिफ्ट। मतलब एक लिफ्ट ऑपरेटर, जैसे होता है ना बड़ा बड़ा मॉल वूल में या फिर किसी अपार्टमेंट वगैरह में यहाँ पे लिफ्ट बहुत ज्यादा यूज होता है, तो वहां पे एक तो गार्ड को रख दिया जाता है उसमें कि वही ऑपरेट करे, उसको हम लिफ्ट ऑपरेटर बोलते हैं। जितना भी आदमी आएगा वो सबको अपने से दबाने का जरूरत नहीं है कि कौन फ्लोर पे जाना है, खाली पूछ लेगा और अपना दबा देगा। जो लिफ्ट ऑपरेटर है वही ऑपरेट करेगा। तो अब बोल रहा है कि वो जो लिफ्ट ऑपरेटर है शॉपिंग मॉल में वो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में रेस्ट में होता है। तो ये सही है कि गलत है? लिफ्ट के रेस्पेक्ट में जो ऑपरेटर है वो रेस्ट में ही होगा। ठीक, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे तब भले मूव करेगा, क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो वो भी मूव कर रहा है लिफ्ट के साथ साथ। लिफ्ट अगर मूव कर रहा है तो उसके साथ साथ, लेकिन हम लिफ्ट के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में तो रेस्ट में है, तो ये ट्रू हो गया। अगला, चाइल्ड इज मिक्सिंग बॉर्नवीटा इन हॉट मिल्क इन अ ग्लास बाय स्टिरिंग इट विथ अ स्पून। अ स्पून इज एट रेस्ट इनटू द ग्लास। मतलब बॉर्नवीटा या कोई उस तरह का जो ड्रिंक होता है, एनर्जी ड्रिंक, दूध में डाल के जो पिया जाता है, तो दूध में डाल के पी रहा है और उसमें दूध को मिक्स करने के लिए चम्मच यूज कर रहा है। तो हमको बोल रहा है कि जो चम्मच है वो ग्लास के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो गलत है। चम्मच जो है वो ग्लास के रेस्पेक्ट में मूव तो कर रहा है ना, तो इसका फॉल्स होगा आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन जो है, एसएसटी नहीं पढ़ाते हैं क्रिकेट बॉय, केवल साइंस। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन इज सिटिंग इन अ बोट मूविंग इन अ रिवर, द पर्सन इज एट रेस्ट इन द रिवर। एक आदमी जो है वो बोट में मूव कर रहा है, बोट में बैठा हुआ है, रिवर में मूव कर रहा है, तो हमको बोल रहा है कि वो रिवर के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। क्या होगा? फॉल्स है। आदमी जो है वो बोट में बैठा तो बोट के रेस्पेक्ट में भले रेस्ट में है, बोट के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, लेकिन नदी के रेस्पेक्ट में हमको बोल रहा है देखने, तो नदी के रेस्पेक्ट में तो बोट मूव कर रहा है ना, अब बोट मूव करेगा तो वो भी मूव करेगा, तो क्या हो गया ये? फॉल्स। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जो है, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स है। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज वन हुज डायमेंशन इज डैश एज कंपेयर टू द डिस्टेंस इट मूव्स। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट वो है जिसका डायमेंशन जो है डैश होता है एज कंपेयर टू डिस्टेंस इज मूव्ड। जितना वो डिस्टेंस मूव किया उसके रेस्पेक्ट में उसका डायमेंशन क्या होता है, हमको ये बोल रहा है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का। इसका आंसर होगा नेग्लिजिबल होता है ये, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब कि ना के बराबर। पॉइंट ऑब्जेक्ट हम तब मानते हैं किसी भी चीज को जब उसका साइज डिस्टेंस जो मूव कर रहा है उसके तुलना में काफी छोटा है। अब जैसे मान लो कोई गाड़ी है, कार है, अब कार से हम मान लो यहां से जाते हैं पटना, नवादा से पटना जाते हैं, या कोई भी कोई सिटी है उनके बीच में हम ट्रेवल करते हैं। पटना से मान लो हम राजगीर गए या दिल्ली गए या कोई भी 2 सिटीज के बीच में मूव किए, कार से अगर मूव किए, तो कार ऐसे तो हमारे लिए तो बड़ा है, लेकिन जो जितना डिस्टेंस वो मूव किया, 2 सिटीज के बीच का डिस्टेंस मान लो 100 किलोमीटर है, तो उस डिस्टेंस के तुलना में उसका साइज क्या है? वो तो कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा होगा? कार 3-4 मीटर लंबा होगा मान लो, और जबकि डिस्टेंस जो मूव कर रहा है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुना करना होगा, माने 1 लाख मीटर। तो उतना डिस्टेंस के तुलना में 3-4 मीटर क्या है? बिल्कुल ना के बराबर। तो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट हम तब मानते हैं किसी चीज को जब उसका जो डिस्टेंस वो मूव कर रहा है
वो ऑलमोस्ट मतलब जितना उसका खुद का साइज है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो एज कंपेयर टू जितना वो डिस्टेंस मूव कर रहा है, ठीक। सो इसलिए नेग्लिजिबल होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, सन इज इन डैश विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। अर्थ की तुलना में सन क्या होता है? अर्थ की तुलना में सन जो है वो क्या है? मोशन में है या रेस्ट में है? अर्थ के रेस्पेक्ट में हमको बोल रहा है, मोशन होगा। भले हम कहने के लिए बोलते हैं कि सन जो है रुका हुआ है और उसके चारों तरफ सारा प्लेनेट मूव कर रहा है, लेकिन अगर हमको बोले कि अर्थ के रेस्पेक्ट में हमको देखना है, तो अर्थ पे कोई आदमी अगर खड़ा है या अर्थ से ऑब्जर्व कर रहा है सन को, तो उसको तो लगेगा कि सन मूव कर रहा है, लगेगा। इसलिए हमको क्या लगता है, हम अर्थ पे हैं तो हमको लगता है कि सन जो है ईस्ट में उगता है और वेस्ट में जाके डूबता है, लेकिन असल में क्या होता है? असल में अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, उससे वो ऐसा होता है, सन मूव नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम अर्थ के रेस्पेक्ट में बोले तो अर्थ के रेस्पेक्ट में सन मूव कर रहा है। जैसे मान लो ग्राउंड है और मान लेते हैं ग्राउंड पे कोई ट्रेन दौड़ रहा है पटरी पर, अब हम ट्रेन में बैठे हुए हैं तो हमको तो लगेगा कि ट्रेन रुका हुआ है और जो ग्राउंड है वो पीछे मूव कर रहा है, ऐसा लगेगा। लेकिन असल में क्या है, कोई ग्राउंड पे आदमी जो खड़ा होगा वो देखेगा तो उसको लगेगा ग्राउंड रेस्ट में है, जबकि ट्रेन मूव कर रहा है। तो वो डिपेंड करता है रेफरेंस फ्रेम पर, कहां हम मौजूद हैं। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ये मोशन, सन जो है वो अर्थ के रेस्पेक्ट में मोशन में होगा, और उसी तरह से अर्थ जो है वो भी सन के रेस्पेक्ट में मोशन में होगा, दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में। अब इसके बाद आते हैं मैच द कॉलम पे, ठीक। मैच द कॉलम, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम रूफ, इधर क्या होगा, कोई बॉल को रूफ से हम ऐसे ड्रॉप किए, ऊपर से खाली छोड़ दिए, तो कैसा मोशन होगा? इधर टाइप ऑफ मोशन हमको दिखाया है, लीनियर मोशन होगा, एकदम सीधा स्ट्रेट पाथ में मूव करता है कोई भी चीज जब ड्रॉप किया जाता है, तो इसका ए हो गया, ठीक। उसके बाद फिर बी, रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। अर्थ जो है उसके चारों तरफ मून जो मूव कर रहा है वो कैसा मोशन है? सर्कुलर मोशन है, ठीक। सर्कुलर मोशन है तो क्या हो जाएगा, एस का बी या बी का एस। नेक्स्ट, बुक केप्ट ऑन टेबल, बुक जो है वो टेबल पर रखा हुआ है तो वो क्या है? रेस्ट में है, तो इसका ऑप्शन सी, क्यू का सी या सी का क्यू। और लास्ट है पेंडुलम, जो होता है वॉल क्लॉक में पेंडुलम क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन, एक निश्चित समय के बाद अपना रिपीट करता है मोशन को, ऑसिलेटरी होता है, टू एंड फ्रो। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक। तो अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसको आने वाला वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, आने वाला क्लास में डिस्कस करेंगे। आते हैं अब डायरेक्ट इसमें डीपीपी 2 पर। हाँ, अब डीपीपी 2 का पहला क्वेश्चन एमसीक्यू, फिर से एमसीक्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सा नहीं है? स्पीड, वेलोसिटी भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, अब इसमें पूछ रहा है स्केलर क्वांटिटी कौन नहीं है? डिस्टेंस, प्रेशर, मास, ये तीनों क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। हालांकि यहाँ पे प्रेशर जो है इसको भी हम स्केलर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए प्रेशर भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। हालांकि अगर तुमको एग्जाम में आए तो फोर्स को करना है, ठीक। क्योंकि प्रेशर के बारे में हम पढ़ते तो हैं, लेकिन प्रेशर के बारे में तुमको कहीं जिक्र नहीं मिलेगा कि कैसा क्वांटिटी है, तो इसलिए वहां पे तुमको लगाना होगा फोर्स, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। अब आते हैं ट्रू फॉल्स पे। ओडोमीटर इन अ व्हीकल मेजर्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द व्हीकल, ओडोमीटर जो होता है लगा हुआ व्हीकल में, गाड़ी में, वो उसका डिस्प्लेसमेंट को मेजर करता है। सही है कि गलत है? हाँ, ओडोमीटर जो होता है वो डिस्टेंस को मेजर करता है, टोटल पाथ लेंथ को मेजर करता है, वो कभी भी डिस्प्लेसमेंट को मेजर नहीं करता है। क्या कभी ऐसा होता है कि हम गाड़ी चला के पूरा दिन भर लाए, फिर वापस घर अपना ले आए, घर से ही सुबह चले थे, वापस शाम में घर ले आए, अपना काम उम करके लौट के, तो वो 0 हो जाएगा? अगर डिस्प्लेसमेंट बताता तो 0 हो जाना चाहिए था वो, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, तो इसलिए वो डिस्टेंस मेजर करता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर। डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इज इक्वल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, कोई भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है यदि वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और फिक्स्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये क्या होगा? ट्रू होगा। पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू। कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है और उसका डायरेक्शन भी नहीं बदल रहा है, तो अगर जैसे इधर जा रहा है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, मान लो स्ट्रेट पाथ में गया, तो डिस्टेंस भी इतना ही हो गया, और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? 2 पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, तो वो भी तो स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो इसीलिए स्ट्रेट पाथ में सेम डायरेक्शन में मूव करने पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है, ठीक। तो ये ट्रू है। हालांकि स्ट्रेट पाथ में भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो सकता है, अगर वो एक डायरेक्शन में ना चल के, जैसे इधर गया तो वापस हम मान लो लौट गया यहाँ तक, तो अब डिस्टेंस जैसे कवर किया यहाँ से यहाँ,
और फिर यहां से यहां वापस इतना डिस्टेंस कवर किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट केवल क्या हो गया, इतना। तो स्ट्रेट पाथ में भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकता है, लेकिन सेम कब होगा, केवल और केवल तब जब एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो, एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो, डायरेक्शन भी चेंज ना करे। तो ये चीज भी ऐड करना जरूरी है कि अगर स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है तो फिक्स डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, तभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, ठीक। सो इसलिए ये ट्रू है। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे, इसका आंसर बताओ। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स 1.5 साइकिल, एक साइकिल और आधा साइकिल ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ 10 मीटर रेडियस, देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10z, द वैल्यू ऑफ z इज। एक ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में एक साइकिल वो कंप्लीट किया, ठीक, एक साइकिल कंप्लीट किया पूरा, जैसे यहां से चला मान लो, वापस आ गया, और हाफ साइकिल और 1.5 का मतलब क्या हुआ, एक साइकिल पूरा, उसके बाद आधा साइकिल और गया, तब हमको बोल रहा है कि अगर उसका रेडियस 10 मीटर है, सर्कुलर पाथ का रेडियस 10 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट अगर बोल रहा है 10z, तो इसमें z का वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है। डायरेक्टली हमको डिस्प्लेसमेंट भी नहीं पूछ रहा है, बल्कि डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है 10z के बराबर है, जिसमें z का वैल्यू बताना है। बताओ बनेगा क्या होगा। देखो सबसे पहले तो हमको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद हम उसको 10z से कंपेयर करेंगे। तो पहले जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, एक कंप्लीट सर्कल जब कंप्लीट हुआ तब तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो उस एक पूरा कंप्लीट सर्कल का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जहां से चला था वहीं पे वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0। अब डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो आगे बचा हुआ आधा साइकिल जो है उससे आएगा, यहां से यहां गया, खत्म, डिस्प्लेसमेंट 0। अब यहां से आधा साइकिल जब कंप्लीट करेगा तो कहां पहुंचेगा, आधा साइकिल जब कंप्लीट करेगा तो बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशन पर पहुंचेगा, यहां से एकदम बिल्कुल ठीक इसके अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट मींस डायमीटर अगर यहां से हम ड्रॉ कर लें, तो डायमीटर का अगर ये एंड पॉइंट एगो है तो दूसरा एंड पॉइंट पर पहुंचेगा वो आधा साइकिल कंप्लीट करने के बाद। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, मूव किया इतना सरकमफरेंस के अलोंग, आधा सर्कल, सरकमफरेंस का आधा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डायमीटर जितना, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2r हुआ, डिस्प्लेसमेंट बराबर कितना हुआ, 2r। अब जैसे मान लो 1.5 साइकिल कंप्लीट किया, 2.5 साइकिल कंप्लीट करे, 3.5 साइकिल कंप्लीट करे, कितना भी साइकिल कंप्लीट करे, तो चाहे 3 चाहे 10 चाहे 100 कितना भी रहे, वो सब का डिस्प्लेसमेंट अल्टीमेटली तो 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट जो भी आएगा वो बचा वाला हिस्सा से आएगा, हाफ पार्ट से। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट वो सारे केस में क्या होगा, 2r होगा। ये 2r में हमको r का वैल्यू दिया हुआ है, r यानी ये रेडियस हमको दिया है 10 यानी 20 मीटर, डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना हो गया, 20 मीटर हो गया, और ये 20 मीटर ही हमको किसके बराबर दिया हुआ है, बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट 10z के बराबर है। तो 20 मीटर बराबर 10z, 10 दूना 20, यानी z का वैल्यू कितना आ गया, 2 मीटर, ठीक। सो वैल्यू ऑफ z इज 2 मीटर। आया समझ में, ही थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ही इस तरह का क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहना, एग्जाम में आ सकता है ना। ये सब ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत कम बच्चा अटेम्प्ट करेगा, क्योंकि पहला बार पढ़ने में समझ में नहीं आएगा, छोड़ देगा डायरेक्ट। तो इसलिए तुम लोग को प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि पहले से तैयारी रहे, है ना। अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल गोइंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज x1 बराबर 50 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है, स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, 50 मीटर जाता है। अच्छा पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशन ही 50 मीटर है, इनिशियली 0 पर ना होके वो इनिशियली 50 मीटर पर है और x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जैसे मान लेते हैं यहां पर ओरिजिन है, यहां पर 50 मीटर है, तो इनिशियली ऑब्जेक्ट यहीं पर है, वो पार्टिकल यहीं पर है। इनिशियली कहने का मतलब कब, 10:30 पर है, ठीक, 10:30 AM पर वो यहां पर है। अब हमको बोल रहा है एंड x2 इक्वल टू 58 मीटर एट 10:35 AM, मतलब 10:30 से 10:35 हुआ, यानी 5 मिनट। 5 मिनट बाद वो कहां पहुंच गया, 10:35 AM पर वो कहां पहुंच गया, वो पहुंच गया x बराबर 58 मीटर पर, ठीक। इट्स डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 10:30 to 10:35 इज 2y, द वैल्यू ऑफ y इज। बहुत सिंपल है। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, क्योंकि स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है तो डिस्टेंस जितना कवर किया वही डिस्प्लेसमेंट भी होगा। चेंज इन पोजीशन 50 से 58 हुआ, 58 हुआ, कितना डिस्टेंस तय किया या कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये भी नहीं बता पाओगे जी। 50 से 58 हुआ तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ,
8 मीटर नहीं हुआ, 50 से 58 हुआ तो कितना आगे बढ़ा, 8 मीटर। और वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमको बोल रहा है किसके बराबर लिया है, 2y के बराबर। तो y का वैल्यू क्या हो गया, 2 चौका 8, y का वैल्यू 4 मीटर, y का वैल्यू क्या हो गया, 4 मीटर हो गया। एक चैट में बोल रहा है आप कहाँ से हैं, बच्चा लोग नहीं जुटा सर, जुटेगा बंद हो गया। हाँ हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 7, बॉडी फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर हैज डैश डिस्टेंस एंड डैश डिस्प्लेसमेंट। एक ऑब्जेक्ट है, उसको 10 मीटर का हाइट से हम ड्रॉप कर रहे हैं, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे जब गिराते हैं तो स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, स्ट्रेट पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। और चूंकि 10 मीटर का हाइट से गिराए हैं तो उतना ही डिस्टेंस भी कवर करेगा और उतना ही डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो क्या हो गया, इसका आंसर दोनों का 10-10 मीटर, हैश 10 मीटर डिस्टेंस एंड 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट, सेम हो गया। क्रॉसवर्ड पजल, अब ये बताओ, इसको कर ही लेते हैं। अलजेब्रिक एडिशन इज यूज फॉर अ डैश क्वांटिटी। किस तरह के क्वांटिटी के लिए अलजेब्रिक एडिशन यूज किया जाता है। नॉर्मली जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो किसके लिए यूज किया जाता है, ये किया जाता है यूज स्केलर क्वांटिटीज के लिए। ये अक्रॉस है यानी ऐसे हॉरिजॉन्टल वाला, हॉरिजॉन्टल वाला में कौन नंबर है, 3 नंबर, तो 3 नंबर में ऐसे, तो क्या हो जाएगा SCALAR स्केलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक 5वां नंबर इसमें अक्रॉस में, यहां पे देखो भराएगा पूरा। साइंस ऑफ डिस्क्राइबिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग डायग्राम्स, इक्वेशंस एटसेट्रा। डायग्राम्स, इक्वेशंस ये सब यूज करके किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करना, इसको हम बोलते हैं, ये एक ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है जिसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स भर गया पूरा, ठीक। जितना भी हम पढ़े हैं मोशन चैप्टर में वो यही इसी के अंदर आता है, काइनेमेटिक्स में। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7, एन इंस्ट्रूमेंट इन व्हीकल्स टू मेजर डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो मेजर किया जाता है उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसका नाम क्या, अभी हम देखे थे एक क्वेश्चन में, ओडोमीटर। 7 नंबर अक्रॉस वाला ओडोमीटर, ODOMETER। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये था 7वां अक्रॉस में ही। अब 8वां देखो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव डैश और 0। ये तो आसान है, निगेटिव, तो 8वां में क्या होगा, निगेटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ये कई बार बताए हैं। तो ये हो गया। अब इसमें देखो ये अक्रॉस हो गया, अब होगा वर्टिकल वाला, लाओ देखें, नीचे करे पड़ेगा, डाउन, ऊपर से नीचे। डैश नेवर डिक्रीजेज विथ टाइम। क्या ऐसा चीज है जो कि समय के साथ साथ डिक्रीज नहीं होता है, घटता नहीं है। कोई स्केलर क्वांटिटी का हम एक एग्जांपल दे सकते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड हम लिख सकते हैं, लेकिन साथ में यहाँ पे पूरा अटना भी चाहिए। तो पहले देख लेंगे, DISTANCE पूरा एकदम परफेक्टली मैच कर रहा है, तो लिख देंगे डिस्टेंस, ठीक। तो ये हो गया मेरा डाउन वाला में पहला। चूंकि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए लगातार बढ़ेगा ही, कभी घटेगा नहीं। उसके बाद है सेकंड नंबर ये वाला, एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इफ इट्स डैश डज नॉट चेंज विद टाइम। क्या जो है वो समय के साथ चेंज नहीं होगा तो हम उसको बोलेंगे रेस्ट पे। पोजीशन, POSITION। कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर सेम रहे तभी बोलते हैं कि वो रेस्ट में है, समय के साथ साथ अगर चेंज नहीं होता है। उसके बाद आते हैं चौथा नंबर ये वाला, डिस्प्लेसमेंट इज अ डैश क्वांटिटी। तो आसान है, बताओ डिस्प्लेसमेंट किस तरह का क्वांटिटी है, वेक्टर, VECTOR। उसके बाद लास्ट, फिक्स्ड पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू विच मोशन इज स्टडीज। वो फिक्स पॉइंट क्या होता है जिसके रेस्पेक्ट में मोशन को स्टडी किया जाता है। ऐसे तो हम बोलते हैं फिजिक्स के भाषा में उसको रेफरेंस पॉइंट, लेकिन यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट अटेगा नहीं और ना ही उसमें फिट बैठेगा, तो इसलिए हम रेफरेंस पॉइंट को एक और क्या नाम बोलते हैं, ओरिजिन, ORIGIN। ये फिट बैठ गया इसमें, ओरिजिन या वो पॉइंट जहां से मोशन को हम मेजर करना स्टार्ट करते हैं। सो ये हो गया। चलिए तो ये खत्म, फिर इसमें सब्जेक्टिव है। अब आते हैं थर्ड DPP पर। अब तुम लोग अब से रेगुलर रहना, पर हफ्ते बाहर जितना मनाना था मना लिए। आप अगर एब्सेंट करोगे तो फिर तुम ही लोग का सिलेबस खत्म नहीं होगा। 15-20 दिन गायब रहे, कितना सिलेबस पीछे हो गया, कितना आगे हो जाता। चलो खैर, पहला क्वेश्चन देखो MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केस ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। कौन सा इसमें जो है यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जाम्पल है, यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जाम्पल कौन सा है। ऑप्शन पढ़ देते हैं, अ ट्रेन रनिंग विथ स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो कि 150 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से मूव कर रहा है। सेकंड, एन एरोप्लेन लैंडिंग ऑन अ रनवे, रनवे पर लैंड कर रहा है, फ्लाइट
वो उसका कंप्लीट हो चुका है और वो रनवे पर लैंड कर रहा है। तीसरा, कार रनिंग ऑन अ बिजी रोड, एक बिजी रोड में कार रन कर रहा है। और चौथा, ऑल ऑफ दिस, क्या ये सभी का सभी यूनिफॉर्म स्पीड है? तो कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर? सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन है? ऑप्शन के हिसाब से सबसे ज्यादा एक्यूरेट है पहला, ठीक, क्योंकि इसमें हमको कांस्टेंट स्पीड दे दिया है। और जनरली क्या होता है, ट्रेन जो है उसका ट्रैक एकदम सीधा होता है जनरली। बाकी केसेस से अगर हम तुलना करें तो जैसे एरोप्लेन है, वो जब लैंड करता है तो क्या होता है, डिसेलरेट करता है, माने स्पीड धीरे धीरे उसका घटता है, तभी ना रुकेगा आखिर में। कार रनिंग ऑन अ बिजी रोड, एक बहुत बिजी रोड है, उसमें कार जब जाएगा, कार कोई ड्राइव करेगा तो उसका तो स्पीड लगातार चेंज होते रहेगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। ऑल ऑफ द अबव इसलिए और ये भी नहीं हो सकता है, तो इसलिए पहला क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो गया ऑप्शन 1। सेकंड, अ ट्रेन इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकंड। एक ट्रेन है जो कि 54 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से मूव कर रहा है, इस स्पीड को हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो कितना होगा आंसर बताओ। इसका चेंज कैसे करते हैं बताए थे, कन्वर्ट करके बताओ। आंसर नहीं याद है ना, सब पर्व में भूल भाल गए, किताब कॉपी समेट के रख दिए थे ना। किलोमीटर पर आवर को चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में, 5/18 से गुना होता है। 18 तिया 54, 18 3 जा 54, 5 तिया 15, 5 3 जा 15 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन 1 इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बस X ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर in 5 hours, whereas bus Y travels a distance of 476 किलोमीटर in 7 hours. Which bus travels faster? दोनों में से ज्यादा तेज कौन है? डिस्टेंस अपॉन टाइम करना है, x का जो स्पीड है Vx मान लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज 360 अपॉन 5 हो जाएगा, यानी 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और उसी तरह से y जो है उसका स्पीड हम मान लेते हैं Vy, फिर से इसका भी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कवर कर रहा है 476, 7 आवर्स में कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 68 किलोमीटर पर आवर। 7×6 = 42, 5 बज गया, 5 6 56, 7 8 56, तो 68 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों बताओ कौन ज्यादा तेज है इसमें, x ज्यादा तेज है, बस x, तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 5 6, ये तीनों ट्रू फॉल्स है, तो 4 से स्टार्ट करते हैं। अ स्पीडोमीटर ऑफ अ व्हीकल मेजर्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीडोमीटर जो होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करता है, क्या ये सही है कि गलत है बताओ। स्पीडोमीटर, किसी भी गाड़ी का स्पीडोमीटर जो है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करता है, सही है कि गलत है? सही है। इंस्टेंटेनियस माने क्या, किसी मोमेंट पे, किसी इंस्टेंट पे, तो स्पीडोमीटर तो वही ना मेजर करता है, एवरेज स्पीड थोड़ी मेजर करके देता है कि इतना दूरी गया तो इतना डिस्टेंस बाय इतना टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो आ गया एवरेज स्पीड। वो तो उस मोमेंट पे जो उसका स्पीड है गाड़ी का वही बताता है, और हम देख सकते हैं उसमें लगातार वो चेंज भी होते रहता है, तो क्या है, ट्रू है, ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू फाइनल स्पीड। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से यदि मूव कर रहा है तो उसका इनिशियल और फाइनल स्पीड सेम रहेगा, तो ये भी क्या है, ट्रू है, ठीक, क्योंकि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इनिशियली क्या फाइनल क्या सब तो सेम ही रहेगा ना, किसी भी टाइम पे तुम देखो स्पीड तो वही रहेगा, तो सब एक दूसरे के बराबर होगा, जहां पे भी हम ले तो इनिशियल और फाइनल भी ले रहे हैं तो वो भी बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रू फॉल्स का आखिरी क्वेश्चन, ए बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड विल ऑलवेज हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट जिसका स्पीड यूनिफॉर्म है उसका वेलोसिटी भी हमेशा यूनिफॉर्म रहेगा, ऐसा जरूरी है बोल रहा है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है बताओ। ये अच्छा क्वेश्चन, ये फॉल्स होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का स्पीड भले कांस्टेंट रहे लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वो डायरेक्शन भी उसका सेम रहे। वेलोसिटी मतलब क्या, स्पीड प्लस डायरेक्शन, तो स्पीड केवल कांस्टेंट होने से डायरेक्शन थोड़ी हमेशा कांस्टेंट हो जाएगा, जरूरी है क्या। जैसे सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब होता है, कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसका स्पीड तो कांस्टेंट होता है लेकिन हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदलते रहता है, मतलब वेलोसिटी चेंज होते रहता है, तो वो तो है ना एग्जाम्पल, कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी। तो ऐसा कई सारा एग्जाम्पल हो सकता है जिसमें स्पीड तो कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि केवल स्पीड कांस्टेंट होने से डायरेक्शन जो है उसका कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है और डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा, तो इसीलिए ये फॉल्स है। ठीक, चलिए अब अगला आगे अब कल डिस्कस करेंगे, आज इतना ही। क्रॉसवर्ड इसका रह गया, उसके बाद फिर डीपीपी कौन सा था, 3 था टोटल, शायद कितना है देखो तो 5 6 7 8 कितना है टोटल, 9 गो है। ठीक, तो कल परसों तक ये कंप्लीट हो जाएगा सारा जितना भी ऑब्जेक्टिव है।